Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about safeguards of liberty. First point is eternal vigilance. लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज को अच्छे से निभा सके, इसके लिए जरूरी है कि लोगों में अलर्टनेस अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर ऐसे होता है तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वो उनकी जो लिबर्टी है उसके ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको मैक्सिमम लिबर्टी मिलती है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, टू एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट, टू शेयर योर थॉट्स। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे सिस्टम में रहते हो जहां पर मोनार्की सिस्टम है, अरिस्टोक्रेसी है, डिक्टाटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, तो वहां पर आपके पास बहुत ही कम चांसेस होंगे अपने लिबर्टी को इंजॉय करने के, क्योंकि वहां पर जो पावर होती है सिंगल हैंड्स में देखने को मिलेगी या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथों में देखने को मिलती है, तो वहां पर वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट, कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आपके राइट्स, आपकी लिबर्टी को तभी प्रॉपर को प्रोटेक्ट कर सकती है जब लोग गवर्नमेंट से अच्छे से कोऑपरेट करें। तो इसीलिए इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको पकड़ने में लोग उस गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे में हम ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी लिबर्टी को अच्छे से ख्याल रख सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट लोगों की लिबर्टी को सिक्योर नहीं कर पाती तो लोगों के पास भी कंप्लीट राइट है कि इसके अगेंस्ट आवाज को उठाया जाए। फोर्थ पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम में देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इनका प्राइमरी टास्क क्या होता है कि जो लोगों के राइट्स हैं, जो सिविल लिबर्टी है, उसको प्राइमरी रखना। और अक्सर ऐसा भी बोला जाता है कि राइट्स एंड लिबर्टी जो होते हैं दे आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। इन केस ऑफ absence of rights there is no place of liberty। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट तीन होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी, लेजिस्लेचर विधानपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। तो ये इंडिपेंडेंटली सेपरेटली काम करें तभी ये लिबर्टी को सिक्योर कर सकते हैं। मोंटेस्क्यू है, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 में भी इसके बारे में बात की गई है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अगर ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सेपरेटली काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये लोगों की लिबर्टी के बारे में भी अच्छे से सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जो जुडिशरी होती है, यू कैन से इट इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द लिबर्टी। और इसके लिए जरूरी है कि किसी भी देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हुए देखी जानी चाहिए। उसके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसी के लिए जरूरी होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जुडिशरी के काम में गवर्नमेंट किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करे। इसके लिए यानी कि इम्पार्शियल हो सबसे जरूरी। एट द सेम टाइम जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो भी इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, गवर्नमेंट का उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। एंड इनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी प्रोविजन होना चाहिए ताकि करप्शन के चांसेस कम हो जाए। और इनका जो टेन्यूर होता है वो भी बड़ा होना चाहिए, कारण उसका उनको अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं होगी। जैसे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 60, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65। तो लंबा टेन्यूर होगा, उसके ये फायदा रहता है कि उनको अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। इसलिए जब वो सिक्योर फील करेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली अच्छे से काम करते हुए देखने को हमें मिलेंगे। इन केस अगर ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर किसी देश में
जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पर लिबर्टी की बात करना ही बेफिजूल लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ लॉ। तो जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि मैन शुड बी गिवन पनिशमेंट ऑन ब्रीच ऑफ लॉ, यानी कि एक व्यक्ति को तभी सजा मिल सकती है जब उसने देश में बने हुए कानून के दायरे में रहते हुए कोई गलती की है। अदरवाइज किसी भी इंडिविजुअल को पनिश नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो लिबर्टी की बात उस देश में की जा सकती है। एट द सेम टाइम जो रूल ऑफ लॉ है देश का वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, यानी कि कानून के जो देश का जो कानून है वो हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करे। 8 पॉइंट, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। तो यहाँ पर जो फेमस थिंकर हैं हेरोल्ड जेलास्की, वो बोलते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी नो, अगर इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है तो स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल जो अधिकार होते हैं किसी इंडिविजुअल को नहीं दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि किसी को उसकी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ और स्टेटस स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लिबर्टी के ऊपर, दूसरे की लिबर्टी के ऊपर, जो कि अगेंस्ट होती है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी के। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दैट मीन्स डिविजन्स ऑफ पावर एट सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपको पता है कि सेंटर में यूनियन लिस्ट होती है जिसमें 100 सब्जेक्ट होते हैं। उन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ऐसे ही एक स्टेट लिस्ट होती है, उसमें टोटल 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। उन 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकती है। ऐसे ही एक होती है कंकरेंट लिस्ट, उसमें 52 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि 52 डिपार्टमेंट्स बोल लो, जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स, द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। 10th पॉइंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो मार्क्सिस्ट ओपिनियन क्या है इसमें कि हर एक इंडिविजुअल की जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, उसको एटलीस्ट पूरा किया जाना चाहिए। वो बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फ्यूटाइल फॉर एम्प्टी स्टमक। खाली पेट व्यक्ति के लिए सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि अगर उस एक व्यक्ति का पेट खाली है तो वो ऐसी सिचुएशन में लिबर्टी को ना खा सकता है ना वो पी सकता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल को सबसे पहले इकोनॉमिक सिक्योरिटी करवाई जाए, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ही सभी का बाकी लिबर्टी का आधार भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 11th, ऑनेस्ट एंड फ्री प्रेस। तो प्रेस में हम इंक्लूड करते हैं न्यूज़पेपर, प्रेस, मैगजीन। इनका रोल पॉजिटिव होना चाहिए, और हम इनको फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट होती है उनके डिसीजंस को सही तरीके से लोगों के सामने लेके आने में कारगर साबित होनी चाहिए। इन केस अगर गवर्नमेंट इरिस्पॉन्सिबली काम करती है तो इनको रिस्पॉन्सिबल वे में लोगों के सामने गवर्नमेंट का वो फेस लेके आना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो प्रेस का रोल है, दैट शुड बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, इसमें आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के सराउंडिंग ही पॉलिटिक्स घूमती है। इलेक्शंस में वो लड़ती हैं, इलेक्शंस में वो जीतते हैं या वो हारते हैं। जो हारेंगे वो रूलिंग पार्टी होगी, और जो जीतते हैं वो रूलिंग पार्टी होती है, और हारने वाले आपको पता है कि वो ओपोजिशन में बैठ के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो इसलिए जरूरी है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, ताकि जब कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिविजुअल सपोर्ट करता है तो उसके वो मैनिफेस्टो के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से जान सके, उसकी आइडियोलॉजी को अच्छे से जान सके।
नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल एजुकेशन। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लिबर्टी में। तो क्योंकि जो सिविल लिबर्टी होती है वो पॉलिटिकल एजुकेशन के कारण ही एक इंडिविजुअल को मिलती है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की सोसाइटी की, तो वहां पर हम देखेंगे कि लोगों में अवेयरनेस काफी होती है, वहां पे लोग पॉलिटिकली एजुकेट काफी होते हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करे। अगर पॉलिटिकली एजुकेट किया जाता है हर एक इंडिविजुअल को, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वहां पर एक इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी से दूर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो जिस भी देश में अगर रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वहां पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पावर का गलत इस्तेमाल हो। क्योंकि जब रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वहां पर आप अपने राइट्स की, लिबर्टी की बात अच्छे से उठा सकते हो, लोग इसके बारे में अवेयर बनते हैं। तो इसलिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूट यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट करती है, देन पीपल कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे कैन अपील टू द जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास भी आपको पता है कि इंडिया में जैसे जुडिशरी के पास पावर ऑफ जुडिशरी है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का उनके पास एक प्रावधान है। तो इन केस इफ गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो और ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, then they can use, which is mentioned under articles 14, they can declare the act made by the government null and void। यानी कि सरकार के द्वारा बनाया कोई भी कानून जो संविधान के दायरे में रहते हुए नहीं बना हुआ, उसको हमारे देश की जुडिशरी, न्यायपालिका कैंसल कर सकती है। नल एंड वॉइड। नेक्स्ट पॉइंट, लव फॉर लिबर्टी। तो हर एक इंडिविजुअल में एक पैशन होना चाहिए फॉर लिबर्टी, एक लव होना चाहिए लिबर्टी के लिए। पुराने टाइम में अगर देखें तो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो हमारे जो भी इंडियंस थे, तो उनमें एक पैशन था, एक लव था लिबर्टी के लिए। क्योंकि जब आपके अंदर एक पैशन होगा लिबर्टी को पाने के लिए, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी लिबर्टी सेक्रीफाइस हो। तो उस दौरान हमने देखा था कि हमारे इंडियंस ने अपनी लाइफ को भी कंप्रोमाइज किया था, सेक्रीफाइस किया था। तो पर अपने उन्होंने लिबर्टी को कंप्रोमाइज नहीं किया था। टू सम अप, वी कैन से eternal vigilance, absence of special privileges, decentralization of power, economic security, spread of education, democratic government, impartial press are the safeguards to protect liberty. So this is the end of the lecture. Thank you very much.